सोचो एक लंबा हाईवे है जो एक नए स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करते ही अपना नाम बदल लेता है। सड़क वही है, बस नक्शा बदल गया। हाँ बिल्कुल। अपर लिम्ब की एक्सिलरी आर्टरी ना एकदम ऐसी है। आज हम इसका सफर बिना किसी रटने वाले तरीके के समझेंगे। राइट, मतलब बिल्कुल लॉजिक के साथ। तो चलिए देखते हैं ये हाईवे कहाँ से शुरू होता है। ये सफर शुरू होता है जब सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को क्रॉस करती है। जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया ना, उसका नया नाम हो गया एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, और थोड़ा आगे जाके फिर से नाम बदलेगा, है ना? हाँ, जैसे ही ये टेरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर को क्रॉस करती है, इसका नाम फिर से बदलकर ब्रेकियल आर्टरी हो जाता है। पाइप एक ही है, बस एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के हिसाब से नाम बदलते रहते हैं। मेक सेंस। फर्स्ट ट्रिप से टेरेस मेजर तक का रास्ता। पर मैंने पढ़ा था कि इस रास्ते के बीच में पेक्टोरालिस माइनर मसल आती है जो आर्टरी के ठीक ऊपर से गुजरकर इसको 3 हिस्सों में बांट देती है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। फर्स्ट पार्ट अंदर की तरफ, सेकंड पार्ट ठीक मसल के पीछे और थर्ड पार्ट बाहर की तरफ होता है। पर अगर ब्लड एक ही पाइप में लगातार बह रहा है तो इसको इन 3 पार्ट्स में तोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बात हुई ना स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, ये कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सर्जन्स और स्टूडेंट्स का काम आसान करने के लिए है। पेक्टोरालिस माइनर एक तरह से मैप का काम करता है। ओ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आर्टरी के किस हिस्से के पास कौन सी नर्व गुजर रही है। एग्जैक्टली। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नर्व्स का पूरा एक जाल, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं, वो इस आर्टरी के आगे पीछे चलता रहता है। अरे हाँ, और यहीं से आती है मेरी पसंदीदा एनालॉजी। अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो ये रेडियल, एक्सिलरी, अल्नार और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व से पूरी तरह घिरा हुआ है। हाँ, और इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक्सिलरी आर्टरी कोई बड़ा वीआईपी है। वही ना, और ये सारी नर्व्स उसके टाइट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उसको चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। सही कहा। और इस वीआईपी सिक्योरिटी की सबसे खास बात यह है कि ये गार्ड्स वक्त के साथ अपनी फॉर्मेशन भी बदलते हैं। सेकंड पार्ट तक ये गार्ड सिर्फ आगे पीछे चलते हैं। अच्छा, और थर्ड पार्ट तक आते आते क्या होता है? थर्ड पार्ट आते आते ना, ये गार्ड्स छोटे छोटे टर्मिनल ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं और आर्टरी को और भी नजदीक से घेर लेते हैं, क्योंकि वीआईपी को आगे ऐसे एरिया में एंटर करना है जहां मसल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। राइट, तो वीआईपी आगे बढ़ रहा है, पर इसमें मेन हाईवे से आसपास के स्ट्रक्चर्स को ब्लड कैसे मिलता है? मेरा मतलब है ये आर्टरी अपने रास्ते में कौन सी छोटी सड़कें या ब्रांचेस बनाती है? इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जिसे हम 1-2-3 रूल कहते हैं। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, सेकंड से 2 और थर्ड से 3। ओह वाओ, ये तो काफी लॉजिकल है। फर्स्ट पार्ट से कौन सी निकल आती है? फर्स्ट पार्ट चेस्ट के ऊपर हिस्से को सप्लाई करने के लिए सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी निकलता है। फिर सेकंड पार्ट से थोरैको एक्रोमियल और लैटरल थोरैसिक आर्टरी आती हैं। राइट, और यहाँ लैटरल थोरैसिक आर्टरी का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है ना, खासकर फीमेल्स में। बिल्कुल। लैटरल थोरैसिक आगे बढ़कर फीमेल्स में ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो क्लिनिकली बहुत अहम पॉइंट है याद रखने के लिए। समझ गए। और क्योंकि थर्ड पार्ट शोल्डर जॉइंट और पीठ के बड़े मसल्स के सबसे करीब है, तो वहां सबसे ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी, है ना? सही पकड़ा। इसीलिए थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी ब्रांच है सबस्कैपुलर आर्टरी, जो उन बड़े मसल्स को फीड करती है। और इसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज भी तो यहीं से निकलती है ना? राइट, जो ह्यूमरस बोन के हेड के चारों तरफ एक रिंग जैसा बनाती है। हाँ, और एक और पॉइंट याद रखने वाला है कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हमेशा एक्सिलरी नर्व के साथ क्वाड्रेंगुलर स्पेस में ट्रैवल करती है। राइट, ये स्पेस शोल्डर मसल्स के बीच एक छोटा सा स्क्वायर शेप्ड रास्ता होता है, जहां नर्व और आर्टरी एकदम चिपक कर चलते हैं। पर एक बात बताइए, अगर आर्टरी और नर्व इतने चिपक कर चल रहे हैं तो क्या ये रिस्की नहीं है? यही तो हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी का सबसे बड़ा पॉइंट है। जब किसी का शोल्डर डिसलोकेट होता है या सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है, तो वहां के शार्प बोन फ्रैगमेंट्स इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ काट सकते हैं। बाप रे, दोनों एक साथ डैमेज हो सकते हैं। और क्या इश्यूज आते हैं यहाँ? इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। सोचिए, अगर आर्टरी की वॉल कमजोर होकर एक गुब्बारे की तरह फूल जाए। ओह,
तो क्योंकि वो आर्टरी उन वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड से यानी ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व से इतनी बुरी तरह घिरी हुई है, तो वो फूली हुई आर्टरी उन नर्व्स पर बहुत दबाव डालेगी। बिल्कुल डालेगी। और उस दबाव की वजह से ना पूरे हाथ में दर्द, सूनपन यानी नमनेस और कमजोरी आ जाती है। राइट। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब क्रॉस करके एक्सिलरी बनी और टेरेस मेजर तक आते आते ब्रेकियल बन गई। हाँ, और पेक्टोरालिस माइनर ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां से 1 2 3 रूल के हिसाब से ब्रांचेस निकली। और हाँ, थर्ड पार्ट नर्व्स के उस वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम से पूरी तरह घिरा हुआ है। पता है, इस पूरी एनाटॉमी को देखें तो एक अजीब सा बैलेंस दिखता है मुझे। एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस का इतना करीब होना बॉडी के लिए बड़ा फायदेमंद तो है, क्योंकि खून और सिग्नल एक ही छोटे रास्ते से तेजी से पहुंचते हैं। वही तो। लेकिन किसी चोट के वक्त यही करीबी उनका सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। एक का डैमेज दूसरे के फंक्शन को हमेशा रिस्क में डाल देता है। सही कहा। किसी भी डीप स्ट्रक्चर में सर्वाइवल और डेंजर दोनों हमेशा साथ चलते हैं। अगली बार जब अपर लिम्ब की पढ़ाई हो तो इस हाईवे और उसकी सिक्योरिटी को जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप, वेयर मेडिसिन बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड।